नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गाजा के राफा में शुरू किए जाने वाले अभियान पर इजरायली वार कैबिनेट में चर्चा। अमेरिका समेत 17 देशों ने हमास से बुजुर्ग, बीमार और घायल बंधकों को रिहा करने की मांग। इजरायल ने कहा, रिहाई समझौते से पीछे हटा हमास। अमेरिका ने ब्रिटेन और कनाडा के समन्वय में ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। ड्रोन उद्योग और वस्तुओं की शिपमेंट को बनाया निशाना। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, प्रतिबंध ईरान को स्पष्ट संदेश, ईरान के व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों से लेंगे हिसाब। यूक्रेन को अमेरिका द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल मुहैया कराए जाने पर भड़का रूस। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा, कई दर्जन रूसी परमाणु हथियार बेलारूस में है तैनात। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू करने के लिए स्थिति अनुकूल। स्पेन में राजनीतिक असमंजस। स्पेन में राजनीतिक असमंजस। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने फिलहाल अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को रोका। पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई के बाद उठाया कदम। विपक्ष ने की कड़ी निंदा, इसे बताया सियासी स्टंट। केन्या और नाइजीरिया में भारी बारिश का कहर। केन्या में बाढ़ से दर्जनों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। नाइजीरिया में भारी बारिश से गिरी जेल की दीवार, 118 कैदी फरार, 10 दबोचे गए। और सुर्खियों के बाद आइए खबर दुनिया की में खबरों को बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना की। गाजा के राफा में शुरू किए जाने वाले अभियान पर इजरायली वार कैबिनेट में चर्चा हुई है। अमेरिका समेत 17 देशों ने हमास से बुजुर्ग, बीमार और घायल बंधकों को रिहा करने की मांग की है। इस बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए उनके परिजनों ने सैन्य मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल ने कहा कि हमास रिहाई समझौते से पीछे हट गया है। वहीं अमेरिका के कई विश्वविद्यालय इन दिनों विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा के राफा में लंबे समय से अपेक्षित हमले के लिए इजराइल की तेज होती तैयारियों के बीच गुरुवार को युद्ध कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने सैन्य मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की। इस बीच बंधकों की रिहाई के लिए किया जा रहा ताजा प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत से पीछे हट गया है। अमेरिका समेत 17 देशों ने एक बयान जारी कर बीमार, बुजुर्ग और घायल बंधकों को रिहा करने की हमास से मांग की है ताकि गाजा संकट को समाप्त करने का एक रास्ता प्रशस्त किया जा सके। वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वालों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। वहीं हमास इस मांग पर अड़ा है कि बंधकों की रिहाई के लिए किसी समझौते पर पहुंचने से पहले इजराइल को गाजा से अपने सभी सैनिकों को बुलाना होगा। वे किसी भी संभावित समझौते से दूर भाग रहे हैं। हालांकि इजराइल वास्तव में हमारे लोगों को घर लाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहा है। हमास इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस बीच बेल्जियम ने राफा में इजरायली हमले में अपने एक नागरिक के मारे जाने की घोषणा की है। बेल्जियम के एक मंत्री ने बताया कि 33 वर्षीय अब्दुल्ला नाभान और उनका 17 वर्षीय बेटा इजरायली सेना की बमबारी में मारे गए हैं।
وكان فيها عدد वे मूल रूप से खान यूनिस शहर से विस्थापित हुए थे और उन्होंने राफा में शरण ले रखी थी। दुर्भाग्य से घर को बिना किसी चेतावनी के 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। استشهاد نسايبنا من उधर अमेरिका के कई विश्वविद्यालय इन दिनों विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने कई विश्वविद्यालयों को बंद करने और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। विरोध प्रदर्शनों के चलते सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए यूएस नेशनल गार्ड को लाने की भी संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स की तैनाती बड़े खतरों से निपटने के लिए की जाती है। जिन यूनिवर्सिटीज के छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया आदि शामिल हैं। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों में ईरानी ड्रोन और वस्तुओं की बिक्री को निशाना बनाया गया है। वाशिंगटन ने ईरानी वस्तुओं के शिपमेंट में शामिल 2 कंपनियों और एक जहाज को भी पाबंदी लगाई है। वहीं ब्रिटेन ने अपने प्रतिबंधों के दायरे को बढ़ाते हुए ईरान के सैन्य ड्रोन उद्योग को निशाना बनाया है। इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में ब्रिटेन और अमेरिका पहले भी ईरान पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हाल के दिनों में दक्षिणी चीन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नदियां उफान पर हैं। गुआंगडोंग में अभी भी बारिश का कहर जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए 30 मिलीमीटर तक की भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में क्षेत्र की सुरक्षा चिंता का विषय है। वहीं बांग्लादेश ने गुरुवार को 288 म्यांमार नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा है, जो अपने देश में चल रहे संघर्ष से भाग गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार म्यांमार के अधिकांश नागरिक सेना के जवान थे, जो रखाइन राज्य में अलगाववादियों के साथ आंतरिक युद्ध के दौरान अपने देश से भाग गए थे। उन्हें गुरुवार को बांग्लादेश सीमा रक्षकों द्वारा म्यांमार वापस जाने वाले एक जहाज पर ले जाया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे खबर दुनिया की में। अब बात करते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए और नजर डालते हैं यूरोपीय देशों की खबरों पर। यूक्रेन और रूस के बीच हमलों के साथ जुबानी जंग भी जारी है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से राहत पैकेज और मिसाइलें उपलब्ध कराए जाने पर रूस भड़का हुआ है। यूक्रेन ने अमेरिका की ओर से दी गई मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबर यह भी है कि रूस अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को कम करने पर विचार कर रहा है। फ्रांस और रूस के बीच युद्ध के मैदान पर हमले तो हो ही रहे हैं, साथ ही जुबानी जंग भी जारी है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल मुहैया कराए जाने से रूस भड़का हुआ है। दरअसल एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि यूक्रेन ने अमेरिका की ओर से गुप्त रूप से दी गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार इसका उपयोग क्रीमिया में किया जा चुका है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अमेरिका पहले यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS के माध्यम वाले हथियार दे चुका है, लेकिन वो अभी तक यूक्रेन को कोई बड़ा और शक्तिशाली हथियार देने से बचता रहा था। क्रेमलिन ने कहा है कि इससे युद्ध के नतीजों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि यूक्रेन के लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी। अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल है। वे अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हथियार प्रणालियों के परिचालन सीमा को बढ़ाने के मार्ग पर चल रहे हैं। इससे युद्ध के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि कई दर्जन रूसी परमाणु हथियार उनके देश में तैनात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता शुरू करने के लिए स्थिति पूरी तरह तैयार है। लुकाशेंको ने कहा कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में तुर्की में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच चर्चा किए गए प्रारंभिक मुद्दे बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकते हैं।
वहीं मॉस्को ने कहा है कि रूस के बगैर यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए किसी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। जून में स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। मॉस्को ने रूसी सेनाओं को उनके कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से हटाने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति फार्मूले को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि इससे युद्ध खत्म नहीं बल्कि और लंबा खींचेगा। रूस के हितों को ध्यान रखे बिना, उसकी भागीदारी के बिना, विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में यूक्रेनी संघर्ष को हल करने पर कोई भी चर्चा व्यर्थ है। साथ ही रूस ने यह भी चेतावनी दी है कि नाटो सैन्य गठबंधन के साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में पोलैंड में तैनात कोई भी परमाणु हथियार वैध लक्ष्य बन जाएगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच यूरोपीय देशों से अधिक एकजुट, संप्रभु और लोकतांत्रिक होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें इस तथ्य पर स्पष्ट होना होगा कि हमारा यूरोप नश्वर है या मर सकता है। यूरोपीय सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा यूक्रेन युद्ध है। हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य शर्त रूस को इस जंग में हार का मुंह देखना होगा। अब हमें ये तय करना है कि यूरोप जिंदा रहेगा या मर जाएगा। इस बीच अपनी संपत्तियों को जब्त किए जाने के जवाब में रूस अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करने पर विचार कर रहा है। वहीं लातविया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए मॉस्को ने अपने देश में तैनात वहां के राजनयिक को तलब किया। मार्च के अंत में लातविया ने एक रूसी राजनयिक को अवांछित घोषित करते हुए उन्हें 10 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे स्पेन की राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। स्पेन इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। स्पेन की एक अदालत में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपने सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन को रोक दिया है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज फिलहाल ये विचार कर रहे हैं कि वो पद पर बने रहें या नहीं। उनका कहना है कि वो 29 मई को मीडिया के सामने अपना फैसला सुनाएंगे। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के फैसले के बाद स्पेन में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। दरअसल सांचेज ने एक अदालत द्वारा उनकी पत्नी के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने के बाद अपनी पब्लिक ड्यूटीज को फिलहाल रोक दिया है। इस दौरान वो ये विचार करेंगे कि उन्हें पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। अदालत ने सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पीएम पेड्रो सांचेज ने एक बयान में कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द ये फैसला करने की जरूरत है कि क्या उन्हें सरकार का नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए या सम्मानित पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर किए गए फैसलों की जानकारी 29 मई को मीडिया के सामने रखेंगे। सांचेज ने कहा कि उन्हें उनकी पत्नी को राजनीतिक और निजी तौर पर कमजोर करने के इरादे से महीनों से उत्पीड़न की रणनीति अपनाई जा रही है। मैं आपको और स्पेनिश समाज को गारंटी दे सकता हूं कि लगभग 6 साल पहले जब हमने सरकारी महल मोनक्लोआ में कदम रखा था, जिस भ्रष्टाचार का वो जिक्र कर रहे हैं वो डेमोक्रेट के लिए शर्मनाक है। बेगोना गोमेज के खिलाफ शिकायत भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने वाले
मानोस लिम्पियास ने की है, जिन्होंने हालिया सालों में कई हाई प्रोफाइल अदालती मुकदमों में हिस्सा लिया है। हालांकि कोर्ट ने मामले को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी है। रेडियो स्टेशन कैडेना शेर द्वारा प्रकाशित 7 पन्नों के दस्तावेज के अनुसार मानोस लिम्पियास ने गोमेज पर 2022 तक मैड्रिड के आईए बिजनेस स्कूल में एक अफ्रीकी अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर रहते हुए एयरलाइंस यूरोपा और इसकी स्पेनिश होल्डिंग कंपनी ग्लोबलिया से लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया है। हालांकि आईई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसे ग्लोबलिया या उसकी संस्थाओं से कभी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। वहीं उप प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सांचेज के फैसले का स्वागत किया है, जबकि विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की है। पद पर रहते हुए हितों के टकराव की शिकायत बेईमानी हो गई। इसे दरकिनार कर दिया गया है। यह एक निराधार शिकायत है। अब तो शिकायतकर्ता भी मान रहे हैं कि उनकी शिकायत गलत है। उधर मैड्रिड के अभियोजन प्राधिकरण ने अदालत से प्रधानमंत्री सांचेज की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को खारिज करने का अनुरोध किया है। इसके लिए प्राधिकरण ने मानोस लिम्पियास के उन बयानों को आधार बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी शिकायत मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर है और वो इसकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री सांचेज के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोग उनके इस कदम को राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोगों में डर पैदा करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि लोगों और प्रेस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया गया कदम है। वास्तविकता यह है कि वह इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। वे पद नहीं छोड़ेंगे। वे बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं क्रोधित हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। स्पेन के आगे की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी सांचेज अगले कुछ दिनों में क्या निर्णय लेते हैं। उनके सहयोगी उनसे पद पर बने रहने का आग्रह कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो खुद को मजबूत करने के लिए फिर से विश्वास मत हासिल कर सकते हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फिर से चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जून 2024 में इटली के पुगलिया में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्रों में आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया। नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने, विशेष रूप से इटली की अध्यक्षता में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण को समर्थन प्रदान करने पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं उत्तर मैसेडोनिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार गोडार्ना सिलेज्नोवस्का दावाकोवा ने गुरुवार को लगभग 99.03% मतदान केंद्रों से गिने गए वोटों के साथ स्टेवो पेंडराओस्की पर एक बड़ी बढ़त बना ली, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से जीतने के लिए आवश्यक 50% समर्थन से कम रहे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक दक्षिणपंथी VMRO DPMNE के सिलेज्नोवस्का दावकोवा को 40.08% वोट मिले, जबकि सोशल डेमोक्रेटिक के पेंडारोस्की को 19.93% वोट मिले। दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच संसदीय चुनाव में 8 मई को मतदान होगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अफ्रीका नामा के जरिए अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर। केन्या इन दिनों प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा है। दरअसल केन्या में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। भीषण बाढ़ की वजह से 11,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं नाइजीरिया में भी भारी बारिश का कहर जारी है। नाइजीरिया में एक जेल की दीवार गिरने से करीब 118 कैदी फरार हो गए हैं।
केन्या में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और केन्या में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की वजह से अब तक लगभग 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,000 से भी अधिक लोगों को बेघर होना पड़ा है। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तकरीबन आधा केन्या इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सड़क, गली, हर तरफ पानी ही पानी है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए नौसेना की मदद ली जा रही है। साथ ही रेड क्रॉस और दूसरी एजेंसियां भी इसमें सहायता कर रही हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि मौसम विभाग ने जून के महीने में बारिश की संभावना व्यक्त की है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पूर्वी क्षेत्र में मसिंगा और मध्य क्षेत्र में थीबा सहित बांधों के पास रहने वाले निवासियों को आगाह किया है और उन्हें कहीं और भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। हम और शवों की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कल बाढ़ के कारण हम इस स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे। उधर नाइजीरिया में भी भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते एक जेल की दीवार गिरने से करीब 118 कैदी फरार हो गए। ये मूसलाधार बारिश घंटों तक चली, जिसकी वजह से सुलेजा जेल और राजधानी अबुजा के पास की कुछ इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि फरार 10 कैदियों को धर दबोचा गया और बाकी की तलाश जारी है। जनता को भागने वाले कैदियों की तलाश करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम सुरक्षा एजेंसी को देने का आदेश दिया गया है। नाइजीरिया में खराब बुनियादी ढांचे और ढीले सुरक्षा उपायों के कारण जेल तोड़ने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। डालते हैं विश्व संस्कृति पर। पच्चीस अप्रैल 1974 में आज ही के दिन पुर्तगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई थी। पुर्तगाल की सेना ने जनता के समर्थन से तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्सेलो केटानो के तानाशाही शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी। पुर्तगाल में सत्ता के हस्तांतरण की इस पूरी घटना को आपको बता दें कि कार्नेशन क्रांति के रूप में याद किया जाता है। उस दौरान लोकतंत्र की बहाली के साथ ही पुर्तगाल की जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। पुर्तगाल में आज भी लोग इस पूरे वाकये को एक गौरवशाली इतिहास के रूप में याद करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 50 साल पहले आज ही के दिन लोकतांत्रिक पुर्तगाल में इस जश्न की इबारत लिखी गई थी। देश लोगों की अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकारों को कुचलने वाली सैन्य तानाशाही की गाड़ी से उतरकर लोकतंत्र के रथ पर सवार हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि पुर्तगाल जिस नए भविष्य का गवाह बन रहा था, उसे बिना खून बहाए ही हासिल किया गया था। यूँ तो 25 अप्रैल 1974 को सेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्सेलिनो कैटेलानो का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ ही उनकी और उनके पूर्ववर्ती एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार की तानाशाही का अंत हो गया। सेना को ये ताकत वहां की जनता से मिली थी। बदलाव की ये गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। 25 अप्रैल को नागरिकों ने क्रांति के विद्रोही सिपाहियों का कार्नेशन के साथ इस शांतिपूर्ण विरोध में अभिवादन किया था। इसीलिए इसे कार्नेशन क्रांति कहा जाता है। कई सैनिकों ने भी अपनी राइफलों में गोली की जगह लाल रंग के फूल भर लिए थे। एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार 1972 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विरोधियों का दमन और सख्त सेंसरशिप के साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। 1968 में मार्सेलो कैटेलानो ने उनकी जगह ली। उन्होंने सत्तावादी संरचना को बरकरार रखते हुए शासन में कुछ सुधार तो किया, लेकिन अफ्रीका में औपनिवेशिक युद्ध को जारी रखा। पुर्तगाल के बजट का अधिक से अधिक हिस्सा औपनिवेशिक प्रशासन और सेना पर खर्च होता रहा। बढ़ते आंतरिक असंतोष, हथियार समेत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने पुर्तगाल को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग कर दिया। युद्ध को लेकर आम नागरिकों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यही वो चीजें थी जो तख्ता पलट का कारण बनी। 84 साल के कैप्टन
कोआकिम कारिया बर्नार्डो पुर्तगाल के फांसीवादी तानाशाही को उखाड़ फेंकने वाली 5 दशक पहले की क्रांति को याद करते हुए कहते हैं कि जैसे ये कल की बात हो। उस समय वो अपनी उम्र के तीसरे दशक में थे। 1974 में सांतरेम के एक सैन्य अड्डे से राजधानी लिस्बन की ओर जाने के लिए वाहनों का एक दस्ता रवाना हुआ था। कार्डियो बर्नार्डो को सैन्य अड्डे पर तख्ता पलट के सफल नहीं होने पर प्लान बी को लागू करना था। एक दूसरे के लिए सम्मान और भागीदारी। हमेशा यह ध्यान में रखना कि स्वतंत्रता को खोया नहीं जा सकता, स्वतंत्रता का दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता है। क्रांति के 5 दशक बाद पुर्तगाल ने लोकतंत्र के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया है। एस्टाडो नोवा यानी तानाशाही और उसके उत्पीड़न के तंत्र को नष्ट किए जाने के बाद सत्ता नागरिकों को सौंप दी गई। सैन्य अधिकारियों ने राजनीतिक पदों पर कब्जा करना बंद कर दिया। आधुनिक पुर्तगाल औपनिवेशिक काल में गुलाम बनाए गए लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा वहां के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोला डे सूजा के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके देश को साम्राज्यवाद के दौरान किए गए अपराधों के लिए मुआवजा देना चाहिए। डे सूजा ने कहा कि साम्राज्यवादी युग में लोगों को दास बनाए जाने के कृत्यों के लिए पुर्तगाल भी जिम्मेदार है। पुर्तगाल ने कम से कम 60 लाख लोगों को अफ्रीका से गुलाम बनाया था। ये किसी भी अन्य यूरोपीय देश से ज़्यादा बड़ी संख्या थी, लेकिन इस इतिहास को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देश के स्कूलों में भी इस बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इसके उलट बहुत से पुर्तगाली उस युग को आज भी एक गौरवशाली इतिहास के रूप में याद करते हैं। पुर्तगाल ने अंगोला, मोज़ाम्बिक, ब्राज़ील, केप वेर्डे और ईस्ट तिमोर जैसे देशों को गुलाम बनाया था। इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।